दोस्तों नमस्कार। कहीं कोयले की खादान मिल गई, कहीं बॉक्साइट खादान की बोली जीत ली, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक कोयले बेचने को लगा रखी थी उसे उठा लिया, और कहीं अमेरिका की किसी कंपनी ने 15,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर उस कंपनी के खरीद लिए जो कंपनी 2 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी साख डामाडोल है, भारत के शेयर बाजार में बीते सवा महीने के भीतर उसने 12 लाख करोड़ से ज्यादा गंवा दिए हैं वैल्यूएशन के आधार पर, और 70% से ज्यादा वैल्यूएशन इस दौर में कम हो गई। जिक्र अडानी ग्रुप का है, जिक्र गौतम अडानी का है, और नई परिस्थितियां बतलाती है कि दरअसल गौतम अडानी के साथ सरकार खड़ी है। नई परिस्थितियां बतलाती है कि हालात कैसे भी बिगड़ते चले जाएं, लेकिन अडानी को डूबने दिया नहीं जाएगा। और यह सब कुछ अचानक नहीं है। इस दौर में भारत दुनिया के केंद्र में है, और भारत इस बात को समझ चुका है कि किसी भी सत्ता की ताकत उस इकोनॉमी में छुपी होती है जो उस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजबूती के साथ रहती है। और G20 की अगुवाई करते हुए भारत इस वक्त यकीनी तौर पर उस ग्राउंड जीरो पर खड़ा है जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर यूरोप और अमेरिका की राय बिल्कुल अलग है रशिया और चाइना को लेकर। और भारत के ऊपर बहुत सारे फैसले भी टिके हैं और भारत की रणनीति भी टिकी है। भारत को यूरोप और अमेरिका भी अपने साथ लेना चाहते हैं, और रशिया और चीन जब एक साथ आ रहे हैं तो फिर विदेश मंत्रियों की बैठक में रशिया के विदेश मंत्री अगर यह कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में चीन, रशिया और इंडिया इनकी बैठक होगी, यह मैसेज दरअसल उस अर्थव्यवस्था का है, उस इकोनॉमी का है जिसके केंद्र में भारत है। और भारत की सत्ता को ऐसे वक्त में अपने मॉडल के लिए, इकोनॉमिक मॉडल के लिए चंद प्लेयर्स की जरूरत भी पड़ेगी। और यह हर कोई जानता है कि भारत के भीतर अंबानीज के बाद कोई सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इस दौर में उभरा तो उसका नाम गौतम अडानी है। और गौतम अडानी का मतलब इस देश में जो हवाई अड्डे हैं उसका लगभग 25% पैसेंजर्स की आवाजाही उन्हीं 6 एयरपोर्ट पर होती है जो इस वक्त अडानीज के पास है। अडानीज के पास जितने बंदरगाह हैं वहां पर तकरीबन 40% कार्गो की आवाजाही होती है। जो पावर सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सेक्टर है, या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए कदम है, उसमें किसी ने दुनिया के सामने भारत के कॉरपोरेट के जरिए हाथ डाला है तो वो नाम अडानी का है। और ऐसे में हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अगर वैल्यूएशन ठीक उसी अनुपात में कम कर डाली और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की तरफ से रोक लग गई, उसके बावजूद भी अब यह सवाल बड़े हो चले हैं कि भारत के भीतर अडानी को डूबने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सत्ता को जो जरूरत चाहिए वो जाहिर है अडानी के जरिए ही मिलेगी। इसीलिए एक एक पन्नों को जरा आज पढ़ने की कोशिश इसलिए कीजिए कि भारत की राजनीतिक सत्ता को जो प्लेयर्स चाहिए आने वाले वक्त में, उसमें गौतम अडानी कितने महत्वपूर्ण हैं सत्ता के लिए। और अडानी ग्रुप अगर इस दौर में उसकी वैल्यूएशन पूरे तरीके से खत्म हो जाती है, वो अनिल अंबानी की तर्ज पर दिवालिया हो जाते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जिन प्लेयर्स के आश्रय सत्ता आगे बढ़ना चाहती है, उसमें ऐसे मौके पर जब उसके पास महज आने वाले वक्त में 10 से 11 महीने ही हैं, क्योंकि नवंबर तक भारत G20 की अगुवाई करेगा। और इस दौर में दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन के दौर में जा रही है। उस दौर में भारत की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी क्या मायने रखेगी, इसे इस दौर में तमाम बैठकों में मान लिया गया। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें अगर आप ध्यान दें तो रशिया और चीन का एक साथ आने का मतलब है कि एक तरफ पोलैंड की सीमा और दूसरी तरफ इंडिया की सीमा, इतने बड़े रेंज में रशिया और चाइना फैले हुए हैं। तो क्या एक नई अर्थव्यवस्था और न्यू इकोनॉमिक मॉडल जो वर्ल्ड मॉडल के हिसाब से बनने जा रहा है, उसमें अडानी का योगदान जरूरी है भारत सरकार के लिए। और सरकार अब उस दृष्टि से धीरे धीरे सही लेकिन चीजों को आगे बढ़ा रही है, और खुद की साख को बनाने के लिए
जो फिक्स तौर पे जो कहा जाता है कि जो पेंशन का इन्वेस्टमेंट होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसको जरिए जो फिक्स्ड मुनाफा दिया जाता है, उसको लेकर अब अडानी ग्रुप दुनिया के अलग अलग देशों में रोड शो करेगा। यानी वहां पर वो बैठक करेगा पेंशन के इन्वेस्टमेंट को लेकर। इस दायरे में यूनाइटेड किंगडम भी है, अमेरिका भी है, सिंगापुर में यह बैठक हो चली है। हमें लगता है आज इस सिलसिले को एक लिहाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पहले वैल्यूएशन को स्टेबलाइज करने के लिए शेयर बाजार को अडानी के अनुकूल करना होगा। जो कमिटी बनाई गई है जिसे 2 महीने में रिपोर्ट देनी है, और जो सेबी ने भी रिपोर्ट सौंपनी है उसकी भी मियाद 2 महीने की है। इस 2 महीने के भीतर एक बड़ी हलचल अडानी ग्रुप को लेकर इस देश के भीतर होनी है। उसके सिलसिले की शुरुआत कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हुई जरूर है। इसकी अगर शुरुआत में हम जिक्र इस बात को लेकर करें कि सरकार ने अपने तौर पर कोई पहल की क्या, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस की मुद्रा एल्युमिनियम लिमिटेड, जिसको कि उड़ीसा के भीतर बॉक्साइट माइन की बिड उसने लगाई थी, वह उसने जीत ली। यह कुटुमाली बॉक्साइट ब्लॉक है जो कि सबसे सफल बीडर के तौर पर अडानीज को पाया गया, क्योंकि उनकी सब्सिडरी कंपनी ने जो मैसेज दिया वो बहुत साफ था कि दरअसल यह बिड उन्हीं को मिलनी है। और सरकार ने क्या इस दौर में कोई पहल की, क्योंकि ना सिर्फ खादान मिला बल्कि कुछ मिनरल ब्लॉक में भी लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया। याद कीजिए, इस कंपनी को बनाया गया था बॉक्साइट, एल्युमिनियम और एल्मुना के खनन, रिफाइनिंग, उत्पादन और उसके ऑपरेशंस के लिए, और इससे जुड़े कारोबार को चलाने के लिए इसकी पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन इस दौर में जो रिपोर्ट आई हिडेनबर्ग की और उसने जिस तरीके से धराशायी कर दिया, उसके बाद सारी चीजें ढहती चली जा रही थी, क्योंकि साख नहीं थी, कर्ज था, वैल्यूएशन कम हो गया था और इन्वेस्टर्स भी भाग रहे थे। लेकिन उस परिस्थिति में इन्होंने कहीं एक ऑक्सीजन का काम किया और 128 मिलियन टन का भंडार जो कुटुमाली बॉक्साइट ब्लॉक में है, यह दरअसल देश के सबसे गरीब या पिछड़े इलाकों में है। यह पूरा कालाहांडी और रायगढ़ जिले में यह आता है, और यहां पर तकरीबन अगस्त के महीने में कहा गया था अडानीज ग्रुप के जरिए कि 57,575 करोड़ के वह लोग एल्युमिनियम रिफाइनरी और आयरन ओर प्रोजेक्ट को लगाएंगे। इसने एक ऑक्सीजन का काम किया। इस दौर में एक दूसरी रिपोर्ट निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया अडानी पावर को, जो इससे पहले जीएमआर का जो वरोरा एनर्जी का जो प्लांट था उसको अडानीज ने खरीद लिया। जब तक ये जीएमआर के पास था तब तक चीजें अटकी हुई थी कि आप कोयला नहीं बेच सकते हैं, जिस पर आपत्ति किसी दूसरे स्टेट ने नहीं, महाराष्ट्र के स्टेट की तरफ से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों को हटाया और कंपनसेशन देने का जिक्र कर दिया। यह दूसरी रियायत थी। तीसरी रियायत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पहली बार नजर यह आया कि लगभग 15,000 करोड़ की जो शेयर मार्केट में वैल्यू है उसको खरीदा जा रहा है, और यह अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड GQG है। ये इसके जरिए को फाउंडर और चेयरमैन इसके राजीव जैन हैं, जो कि भारत से ही आते हैं। यह अलग है कि 90 के दशक में वो चले गए, लेकिन ऐसे दौर में उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेस के 5,421 करोड़ लगा दिए वहां पर, यानी लगभग 3.4% हिस्सेदारी ले ली। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 5,240 करोड़ रुपए लगा दिए और 4.1% हिस्सेदारी ले ली। अडानी ट्रांसमिशन में 1,883 करोड़ लगा दिए और तकरीबन 2.5% हिस्सेदारी ले ली। और अडानी ग्रीन एनर्जी में 2,784 करोड़ लगा दिए और लगभग 3.5% हिस्सेदारी ले ली। सवाल फिर वहीं पर आएगा कि क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति सरकार बना रही है या उस वातावरण में बन रहा है जहां पर दुनिया भर के भीतर यह मैसेज ना जाए कि दरअसल अडानी डूब रहे हैं, तो अब अडानी को उबारने का काम शुरू हो गया। क्योंकि इन सब के बीच फिक्स इनकम रोड शो अडानी शुरू कर रहे हैं, जो सिंगापुर और हांगकांग में पिछले दिनों किया गया। इसका मतलब यह होता है कि वहां जो पेंशन फंड होता है, जो बड़ी तादाद में लगाया जाता है अलग अलग कंपनियों में, और यह बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है जो अडानीज में भी लगा हुआ है, लेकिन इस दौर में वह फंड निकल रहा था
नोटिस मिल रहे थे कि हम फंड निकालना चाहते हैं, लोग रिटर्न मांग रहे थे जो रिटर्न दे पाने की स्थिति में नहीं थे, तब यह तय हुआ कि अब वहां पर इसकी जरूरत है कि उनके साथ बैठकर अब मीटिंग की जाए और समझाया जाए। तो लंदन, दुबई और अमेरिका जो 7 से 15 मार्च के बीच है, वहां पर यह फिक्स इनकम रोड शो होगा। यानी मार्केट कैप इस दौर में तकरीबन 1-1.25 लाख बढ़ा जरूर है इन सारी परिस्थितियों के साथ, लेकिन बावजूद इसके एक सवाल यह भी है कि जो इन्वेस्टर्स है उसको आप क्या दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा। इसमें एक उदाहरण अगर आप सिर्फ एसीसी का ले लीजिए तो एसीसी जब तक अडानीज ने नहीं खरीदी थी, वो जितना डिविडेंड देते थे आज की तारीख में, उतना डिविडेंड जो उस वक्त सिर्फ एसीसी दिया करता था इन्वेस्टर्स को, उतना भी कैश ना होने का जिक्र बार बार हो रहा है। बावजूद इसके इस दौर में लगातार पिछले शुक्रवार तक देखिए तो अडानीज के शेयर बढ़े हैं। शेयर भी ऐसे वैसे नहीं, कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी ना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, बॉक्साइट की खदान मिल गई ना, कोयला खदान मिल गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा ली ना। ये सारी परिस्थितियां एक झटके में नहीं बन रही है, सिलसिलेवार तरीके से बन रही है। और इसीलिए पिछले शुक्रवार को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स जो थे वह 16.69% ऊपर चले गए। अडानी पोर्ट्स लगभग 9.76% चला गया, और बाकी तमाम कंपनीज लगभग 5% यानी 4.99 से 5.02, इसमें सारे ले आइए। ट्रांसमिशन का जिक्र है, विल्मर का जिक्र है, पावर का है, टोटल गैस का है, ग्रीन एनर्जी का है, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, एनडीटीवी, ये सब का जिक्र कर दीजिए। अब यहां से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, जो भारत के भीतर जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाया हुआ था और इस दौर में गंवाया, उसी को लेकर तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई और जो सेबी को कहा, उसको भी जरा समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि सेबी जांच करे कि सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन क्या हुआ है, क्योंकि स्टॉक की कीमतों में हेरफेर हुआ है, वही जांच करे और 2 महीने में रिपोर्ट सौंप दे। और दूसरी तरफ इस पूरी ट्रेडिंग को मजबूत कैसे किया जाए और अडानी के शेयर तेजी से क्यों गिरे, इसकी जांच वह 6 सदस्यीय कमेटी करे। इस कमेटी की तरफ अगर ध्यान दीजिएगा तो हमें लगता है 2-3 नाम का जिक्र कर देना चाहिए। उसमें एक ओपी भट्ट साहब, जिसका जिक्र जो होता है एसबीआई के पुराने चेयरमैन थे। जब ये चेयरमैन एसबीआई के हुआ करते थे तो कॉरपोरेट की बड़ी मदद करते थे, और कॉरपोरेट की मदद का मतलब यह है कि उस वक्त सिर्फ रिलायंस ही हुआ करता था। यही स्थिति कामत साहब की, जो आईसीआईसी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी रिलायंस को बहुत मदद की। ये नाम आते आते आपके जहन में ये आएगा, अच्छा एक तो मिसेस भट्टाचार्य भी थी, जो कि आज की तारीख में रिलायंस के डायरेक्टर्स में है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है यकीनी तौर पर। तो जो मदद करते हैं फिर बाद में गवर्नमेंट सर्विस से निकलने के बाद उनको कॉरपोरेट पनाह दे देता है। लेकिन इस दौर में भारत के भीतर जिस मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी समझना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, उसमें आर्थिक और सियासी मॉडल एक साथ चलता है। आर्थिक और सियासी मॉडल का मतलब यह है कि बिना अर्थव्यवस्था के सियासत संभव नहीं है, और सियासत की जरूरत इकोनॉमिक मॉडल है। और इकोनॉमिक मॉडल अगर आपका तहस नहस हो गया तो फिर आपकी सियासत डामाडोल हो जाएगी। और इस G20 के दौर में ये बातें बड़े खुले तौर पर उभर कर आई है, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का दायरा है उसमें ध्यान दीजिए तो भारत रशिया के साथ खड़ा है, लेकिन चीन से भी दूरी नहीं है। इस दौर में चीन के विदेश मंत्री भी भारत के हक में कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा तो आपके जहन में ईरान, सीरिया, बेलारूस, ये सारी परिस्थिति देखिए तो एकदम नई स्थिति में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है वो अमेरिका और यूरोप से खिसक कर इस दिशा में आ रहा है, जिसको कुछ लोग नया नाम देने की कोशिश करते हैं। उसको नाम देते हैं यूरो एशियाई। यूरो एशियाई विश्व व्यवस्था का मतलब यह है कि यूरोप से शुरू होकर एशिया तक आ जाए। लेकिन इस दौर में एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो भारत रशिया के साथ डील इस दौर में कर रहा है उसमें रुपए का आदान प्रदान हो रहा है, डॉलर का नहीं। यानी रूबल है या रुपया है। तो डॉलर की ताकत को भी चुनौती देने की स्थिति में क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बन रही नई विश्व व्यवस्था में उस मार्केट इकोनॉमी और मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी इस एशियाई देशों के हिस्से में आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि जिस वक्त दुनिया रिसेशन का सामना कर रही है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप हो रहा है।
अमेरिका के भीतर भी सवाल है, वहां पर लगातार जो फेडरल बैंक है वो लगातार वहां पर बढ़ाते चला जा रहा है रेपो रेट, जिसका असर भारत में भी पड़ रहा है। लेकिन फिर वो सवाल है कि जो प्लेयर्स सरकार को चाहिए, सत्ता को चाहिए, उसमें अडानीज की जरूरत उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सेक्टर में वो फैले हुए हैं। लेकिन एक सवाल देश के भीतर का यहां पर हम आपको बतला दें। होता क्या है कि मोनोपोली जब किसी की हो जाती है तो उस मोनोपोली के तहत वो कुछ भी कर सकता है। यानी कोई, जो कहा जाता है कि हेल्दी तरीके से प्रतिस्पर्धा अगर नहीं है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो किसी भी कॉरपोरेट की मोनोपोली लोगों के ऊपर एक बर्डन के तौर पर आती है। उसका एक उदाहरण हमको लगता है आपको तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अडानीज के पास एयरपोर्ट्स हैं उसमें एक रिपोर्ट यह भी निकल कर आई है कि लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी को दी है, यानी एरा को दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो एरोनॉटिकल चार्जेस होते हैं उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। एरोनॉटिकल चार्जेस का मतलब है जो जहाज लैंड करता है या जिसकी पार्किंग होती है, और इसको यूजर डेवलपमेंट फीस भी देखा जाता है। अब आप सोचिए कितना है और कितना बढ़ाने का जिक्र हुआ है। अगर इस पे सहमति हो गई तो यह अप्रैल से लागू हो जाएगा 2025 तक। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक यह लागू हो जाएगा। उसमें जो यूडीएफ जो कहा जा रहा है, यूजर डेवलपमेंट फीस पर डोमेस्टिक डिपार्चर को लेकर जो है, आज की तारीख में उसका रेट 192 रुपये, 192 रुपीज। इसको जो बढ़ाया जा रहा है वो कहा जा रहा है 1025 हो जाएगा टैक्स एक्स्ट्रा। इस रफ्तार से लोगों को सफर करने में, जब वह लखनऊ जाएंगे या लखनऊ से टिकट लेंगे तो उस पर यह असर पड़ेगा। और इंटरनेशनल डिपार्चर में लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर भी है तो 561 रुपीज से बढ़ाकर 2756 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है टैक्स अलग से। और इसकी बैठक जो है, जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसकी बैठक 2 दिन बाद ही होनी है, 7 मार्च को। और यह माना जा रहा है कि 24 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में निर्णय ले लिया जाएगा। एक क्षण के लिए समझिए कि जो डाटा आज की तारीख का है उसमें लखनऊ एयरपोर्ट पर लगभग 27 लाख लोगों की आवाजाही होती है, जो साल भर का डाटा है। इंटरनेशनली 6 लाख, यानी कुल 53 लाख। और ये जब तक कंटिन्यू करेगा उस समय बढ़कर, इन्होंने एनालिसिस करके बताया, ये 56 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक पैसेंजर्स 78 लाख और इंटरनेशनल 12 लाख तब तक हो जाएंगे। तो वो एनालिसिस अपने तौर पर कर रहे हैं। लेकिन इसका मैसेज इंटरनली ये है कि किसी भी कंपनी को मजबूत बनाने के लिए जो कॉरपोरेट की अपनी मोनोपोली होती है, सरकार उसको हवा भी देती है और उसके जरिए सरकार लाभ भी उठाती है। भारत के भीतर का संकट यह है कि दरअसल आर्थिक परिस्थितियों में टैक्स का बर्डन इस देश के मिडिल क्लास पर है। कॉरपोरेट को टैक्स से रियायत दी जाती है, तमाम जगहों पर सहूलियत दी जाती है। और इस परिस्थिति के भीतर जो शेयर बाजार का वैल्यूएशन होता है वो इंटरनेशनली बैंकों को आकर्षित करता है कि वो भारत के साथ आकर खड़े हो जाएं। और जो जानकारी निकल कर आई ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिंगापुर और हांगकांग के भीतर भी जो फिक्स इनकम रोड शो जो हुआ, जिसमें बैठक हुई, जो पेंशन फंड को लेने की बात थी, उसमें सवाल अडानीज का नहीं था, उसमें सवाल इंडिया का था। यानी शुरुआती दौर में भी जब अडानीज ग्रुप नेशनलिज्म का जिक्र कर रहे थे, तो अभी भी मौजूदा वक्त में चूंकि इस देश के भीतर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए तो कमोवेश हर सेक्टर में अडानीज की मौजूदगी है। वो रिटेल सेक्टर हो, वो रियल इस्टेट हो, वो सड़क बनाने का हो या पुल बनाने का हो, वह बंदरगाहों का हो या हवाई अड्डों का हो, वह एनर्जी का हो या ग्रीन एनर्जी का हो, वह माइनिंग का हो या आगे समझिए कि ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेस वातावरण बनाने का हो, तमाम जगहों पर उन्हीं की मौजूदगी है। तो क्या यूं ही मौजूदगी तो नहीं हुई, और शायद उस समय नहीं सोचा गया होगा जिस समय चीजें डेवलप हो रही थी। और आज जब G20 की अगुवाई करते हुए भारत एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर उस मार्केट इकोनॉमी को उसको अपने अनुकूल करना है, तो उसके पास प्लेयर्स होने चाहिए। और शायद इसीलिए अडानी को डूबने नहीं दिया जाएगा, इस बात को कोई भी खुले तौर पर कह सकता है। जो आखिरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मामले में कि एक दुनिया भर के भीतर जो तमाम बैंक थे,
क्या वो दरवाजा खोलेंगे? यह एक न्यू स्टाइल। इससे पहले आरोप ये लगते रहे कि दरअसल अडानीज के जो भी प्रोजेक्ट, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, उसमें भारत सरकार की भूमिका बहुत मायने रखती रही। और वहां पर भारत सरकार ने अपने तौर पर अडानीज के अनुकूल परिस्थितियों को बनाया। और इसीलिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर पूछा कि दरअसल वो आपके हैं कौन, यह तो बता दीजिए, और जो यात्राएं करते थे, कितनी यात्राओं में वो साथ रहे हैं, इसको तो बता दीजिए। लेकिन अब उससे आगे की परिस्थिति है, जो खेल बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिन बैंकों ने अडानीज को पैसा देने से रोका है, उसमें अमेरिका का बैंक है, उसमें ब्रिटेन का बैंक है, उसमें फ्रांस के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके भीतर दुबई के कुछ बैंक्स हैं, उसके भीतर विकसित देशों के जो बैंक हैं। उन तमाम बातों के मद्देनजर ये इसलिए महत्वपूर्ण है, तो क्या अब न्यू स्ट्रैटेजी के तहत सरकार उनके जरिए भी अडानीज के लिए एक रास्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी? क्योंकि प्लेयर्स तो चाहिए। राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भारत इस दौर में अगर वाकई ग्राउंड जीरो पर खड़ा है तो सत्ता की जरूरत है। और इस परिस्थिति के भीतर में जो आखिरी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या अडानीज देश की सत्ता की जरूरत है, या सत्ता अडानी के बगैर खुद को आर्थिक तौर पर वर्ल्ड मार्केट में खेल करने से चूक जाएगी, इसीलिए उसकी जरूरत है। और इन्हीं दो परिस्थितियों के भीतर भारत की राजनीति क्रोनी कैपिटलिज्म, खुला रिश्ता और आर्थिक तौर पर कॉरपोरेट की संपन्नता, और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई हो, बढ़ता हुआ ईएमआई हो, या मुश्किल हालात में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक का नेगेटिव में जाना हो, या रोजगार का ना मिलना हो, यह दो अलग अलग परिस्थिति में भारत खड़ा हुआ है। सरकार इस वक्त अडानीज को देख रही है क्या, कि उन्हें किसी भी हालत में डूबने नहीं दिया जाए? स्थितियां तो यही बतलाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।